Good afternoon, dear students. Today we will be taking up the mechanism of addition polymerization. इससे पहले जो हमने मैकेनिज्म पढ़ा था वो था फ्री रेडिकल. आज हम पढ़ेंगे कैटायनिक पॉलीमराइजेशन. उसमें एग्जाम्पल जो लिया है मैंने यहाँ वो लिया है पॉलीआइसोब्यूटाइलिन का, क्योंकि पीआईबी बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत यूजफुल भी है. तो इसमें कैटायनिक जैसा नाम है, कैट आयन यानी कि वो आयन जो कैथोड की तरफ जाएं, तो कैटायनिक है. यानी कि हमें कैसा चाहिए इनिशिएटर? पॉजिटिवली चार्ज. अब वो पॉजिटिवली चार्ज जो इनिशिएटर है हमें कहाँ से मिल सकता है? वो एसिड से तो सबसे इजीली मिलेगा. तो कॉन्सेंट्रेटेड इस तरह के स्ट्रॉन्ग एसिड्स, कहने का मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि H2SO4 HF, या एक तरीका और है जो हमें मिल सकता है वो है लुईस एसिड इस टाइप के, जैसे BF3 या AlCl3 विद वाटर. ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं AlCl3 और BF3. तो ये उसके साथ, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स इनको मिल जाते हैं ऑक्सीजन से. तो ऑक्सीजन में लोन पेयर जो होते हैं तो वेकेंट इनके ऑर्बिटल में, तो विद द रिजल्ट क्या होगा कि एक H पॉजिटिव इससे निकल जाएगा जो कि आगे इनिशिएट करेगा रिएक्शन को. तो किस तरह हो रहा है देखिए इनिशिएशन. यहाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड काफी यूज किया जाता है, वाटर कॉम्प्लेक्स. ये इससे दिखाया है, देख रहे हैं आप यहाँ, ये वेकेंट जो ऑर्बिटल है, वैलेंसी कितनी है इसकी? 3 पूरी हो गई. एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप, तो 2, 2, 4, 2, 6, यानी कि इट इज रनिंग शॉर्ट ऑफ दी 8 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें कम है, ऑक्टेट नहीं है कंप्लीट. तो H2O कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, ऑक्सीजन जो है यहाँ इसको इसके साथ जो है इसके वेकेंट ऑर्बिटल के साथ यहाँ अपनी जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये देगा. तो इस तरह से हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सा हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो क्या होगा इसमें ऑटोमेटिकली ये किससे खींचेगा? इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए H से, क्योंकि ऑक्सीजन में अब पॉजिटिव सा चार्ज आ गया ना, इसने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे दिए तो यहां से खींचेगा. तो H कैसे निकल आएगा इसमें से? इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, जो कि यहाँ दर्शाया गया है इस रिएक्शन में. इस तरह ये हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड वाटर कॉम्प्लेक्स है, ये निकल गया यहां से H इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव. तो यहां बचा रह गया आपका AlCl3 एंड OH, AlCl3OH, यानी कि OH के साथ ये इस तरह, जो कि इसका कॉरिस्पॉन्डिंग होगा, क्योंकि H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देके निकला है तो ऑटोमेटिकली दिस विल बी नाउ OH नेगेटिव. तो ये बैलेंस हो गया. देखिए अब कैसे बैलेंस हुआ. ये थी हमारी ब्यूटाइल ग्रुप, देख रहे हैं आप, ब्यूटाइलिन, आइसोब्यूटाइलिन, हाँ, नॉट स्ट्रेट चेंज. अब देखिए इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ. ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये मदद करेंगे यहाँ से किसके निकलने में? H पॉजिटिव. तो H पॉजिटिव निकला, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ देके निकला, यानी कि ये हमारा जो है कॉम्प्लेक्स कॉरिस्पॉन्डिंग नेगेटिव. और उसके साथ एसोसिएटेड या क्या जनरेट हो गया, ये जो जनरेट हुआ है आपको क्लियरली दिख रहा है. जैसे ही यहाँ H पॉजिटिव लगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गए H पॉजिटिव, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के, तो हमने क्या यहाँ क्या जनरेशन हो गया? ऑफ अ कैटायन, यानी कि हमारी चेन इनिशिएट हो गई. सो व्हाट इज द इनिशिएटर? इनिशिएटर इज द कैटायन विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स एल्यूमिनियम क्लोराइड वाटर कॉम्प्लेक्स. तो ये क्यों बना है ये कैटायन? इसमें क्यों होता है इस तरह से? बहुत इजीली, क्योंकि सबको मालूम है, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई इफेक्ट, ये हमारा कैटायन स्टेबलाइज हो जाएगा. हेंस the chain initiation, the monomer has reacted and chain initiation has started. So this is the chain initiation. The next step after chain initiation is that of chain propagation. एक बार चेन इनिशिएट हो गई ये मोनोमर के साथ, क्योंकि अब यहाँ H लग गया है, H पॉजिटिव, तो ये इनिशिएट हो गई. तो आगे ये किस तरह बढ़ेगी? ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाईली रिएक्टिव, तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? एक और मोनोमर यूनिट के साथ, क्योंकि यहाँ ये इसको आइसोब्यूटाइलिन से क्या मिल जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स.
तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए यहाँ। जैसे ये टूटा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गए इस कार्बोकैटायन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, तो तुरंत ये वाले कार्बन की एक वैलेंसी कम हो गई, तो ये पॉजिटिव चार्ज इन अ वे हम कह सकते हैं अब यहाँ ट्रांसफर हो गया इस एंड में आइसोब्यूटाइलिन के। मतलब एक कार्बोकैटायन से हम क्या जनरेट कर रहे हैं, दूसरा कार्बोकैटायन, और ये प्रक्रिया चलती चली जाएगी, यानी कि ये फिर एक और से रिएक्ट करेगा मोनोमर से, यानी कि एन मोनोमर से जब इसने रिएक्ट कर लिया तो एज अ कॉन्सिक्वेंस इस तरह रिपीटेडली ये मैकेनिज्म होता रहा, तो हमको कुछ इस तरह मिल जाएगा चेन प्रोपगेशन से एन मोनोमर्स में रिएक्ट करके टर्मिनली ये कार्बोकैटायन जो जैसे यहाँ जनरेट हुआ तो ऐसे ही एन के साथ यहाँ बन गया, यानी कि चेन इस तरह आगे बढ़ती चली गई, मल्टीपल मोनोमर्स रिएक्ट करते चले जा रहे हैं, प्रोपगेशन हो गया चेन का। नाउ द लास्ट स्टेप इन दिस रिएक्शन, जैसे हमने इससे पहले करा था पॉलीमराइजेशन फ्री रेडिकल में, उसी तरह इसमें भी जो लास्ट स्टेप होगी, ये चेन जो बढ़ती चली जा रही है लगातार, पॉलीमर बनता जा रहा है, तो कैसे ये टर्मिनेट हो, रिएक्शन कैसे कंप्लीट हो। तो इसमें पहला ढंग जो है वो है चेन ट्रांसफर का। चेन ट्रांसफर किस तरह, मतलब इसने इसी तरह आगे एक और मोनोमर से रिएक्ट करा, आइसोब्यूटाइलिन के रिएक्ट करा, तो यहाँ ये बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड जो है यहां से निकल गया, मतलब इसने ले लिया एक क्या H पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव कैसे, देखिए आपके जो हमारा यहां था C पॉजिटिव, उसके पास क्या लगे हुए हैं, 2 CH3 ऊपर CH3 नीचे, तो पॉजिटिव अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा, तो एज अ रिजल्ट कहां से पुल करेगा, लगे हुए अगल बगल के 2 इनसे तो करेगा मिथाइल ग्रुप से, और उसकी मदद कौन करेगा, ये लगा अगला मोनोमर, तो मोनोमर ने यहां से एक H पॉजिटिव को ले लिया, H पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के गया, तो उस इलेक्ट्रॉन पेयर ने इस कार्बन के साथ क्या बना लिया, डबल बॉन्ड, और साथ में क्या जनरेट हो गया, एक मोनोमर। यानी कि कहने का मतलब है चेन ट्रांसफर हो गई। कैसे ट्रांसफर हो गई कि पहले तक इस चेन में था पॉजिटिव चार्ज, अब वो ट्रांसफर होके फिर किसमें चला गया, मोनोमर में, और ये मोनोमर में फिर से वही रिएक्शन शुरू हो जाएगा, तो ये चेन तो हमारी खत्म हो गई, चेन टर्मिनेट हो गई। कैसे, ट्रांसफर से, ट्रांसफर से यानी कि दूसरी चेन को अपना पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर करके। कैसे, क्योंकि ऊपर नीचे लगे हुए जो कार्बोकैटायन है लगे हुए CH3 से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो H निकल जाएगा H पॉजिटिव के फॉर्म में, और एक और मोनोमर यूनिट के साथ यहां जुड़ जाएगा, तो ये जो है अब ट्रांसफर होके यही मोनोमर एक्टिवेटेड यूनिट बन गई, यानी कि एक और कैटायन जनरेट हो गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका जो है इसका वो किस तरह है, एक ढंग से और हो सकता है, यानी कि जो इसमें हमने क्या डाला हुआ था, हमने इसमें इनिशिएट करने के लिए इनिशिएटर जो डाला था, इनिशिएटर ये कैसे मदद कर रहा है, देखिए इनिशिएटर इसको किस तरह मदद कर रहा है। इनिशिएटर इसको ऐसे मदद कर रहा है कि फिर से यहां है ये इनिशिएटर ने ये कॉम्प्लेक्स बना लिया था ना, OH2 से H पॉजिटिव निकल गया था जिससे ये जनरेट हुआ था, अब ये नेगेटिव है, तो अब क्या होगा, यहां से फिर से ये कार्बोकैटायन जो है अपनी तरफ क्या खींचेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर, जिससे कि इसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए। और मदद कौन करेगा, मदद करेगा ये इनिशिएशन के बाद जो हमारा ये नेगेटिवली चार्ज बना था एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड का आयन। अब ये कैसे मदद करेगा, क्योंकि उसके ऊपर लोन पेयर है, तो यहां से H पॉजिटिव खींच लेंगे, यानी कि फिर से हमारा क्या जनरेट हो जाएगा, अभी तक OH था, अब ये फिर से OH2, यानी कि हमने वापस क्रिएट कर दिया अपना इनिशिएटर, क्योंकि यही तो हमारा इनिशिएटर था, इसी से तो H पॉजिटिव निकला था, तो इधर बन गया हमारा वो एक्टिवेटेड मोनोमेरिक यूनिट, और यहां बन गया हमारा इनिशिएटर। तो दो ढंग से हमारा हो सकता है ये चेन टर्मिनेशन, पहला तो चेन ट्रांसफर से, और दूसरा विद द हेल्प ऑफ दिस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आयन which helps in pulling, like here, यहाँ ये help करता है, यहाँ ये help करता है, pulling H positive and hence creating a double bond. So the chain is terminated.
तो यहाँ ये कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के कुछ ऐसे यूजेस मैंने समराइज कर रखे हैं, जैसे कि हमने अभी देखा ही था कि पॉलीआइसोब्यूटाइलिन, इसका फॉर्मेशन सबसे ज्यादा तो इसी में यूज होता है। कमर्शियल इसका जो एप्लीकेशन होता है इन प्रोडक्शन ऑफ पीआईबी, क्योंकि पीआईबी जो है वो कई जगह यूज किया जाता है, एडहेसिव्स में, सीलेंट में सील करने के लिए, फार्मास्यूटिकल स्टॉपर्स में जो फार्मेसी के लिए यूज करी जाती हैं, अलग अलग चीजें उनको टाइटली बंद करना होता है तो उनको बंद करने के लिए उनके स्टॉपर्स में, प्रोटेक्टिव ग्लव्स में, जो ग्लव्स बहुत यूज में हैं आजकल का, अगर समय लिया जाए तो बहुत ही रेलेवेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में। सो बिसाइड्स, बिकॉज अदर एप्लीकेशन, ये तो मैंने समराइज सा किया है, क्यों, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही हाई इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है और टॉक्सिसिटी नहीं होती है बिल्कुल, तो बिकॉज ऑफ दैट लो टॉक्सिसिटी होती है, इसीलिए तो फार्मास्यूटिकल स्टॉपर्स में यूज किया जाता है उनको बंद करने के लिए, जो दवाइयां इत्यादि हैं। और हैरानी होगी जानकर आपको कि ये बेस भी होता है च्युइंग गम के लिए, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। नाउ ब्यूटाइल रबर, ये दूसरा इसका एप्लीकेशन जो है, ये प्रोडक्शन जो करा जाता है पीआईबी के अलावा ब्यूटाइल रबर का। ब्यूटाइल रबर तो अपने आप में अभी हम अलग बाद में पढ़ेंगे रबर्स के बारे में। ये कोपॉलीमर है किसका, ये आइसोब्यूटाइलिन का, जिसने पीआईबी बनाया है, जिससे पीआईबी बना है, और आइसोप्रीन का। तो पॉली आइसोब्यूटाइलिन तो होमोपॉलीमर, और ये क्या है, कोपॉलीमर, क्योंकि इसमें दो किस्म के, एक आइसोब्यूटाइलिन लगभग 98% होता है और आइसोप्रीन लगभग 2% होता है। तो रबर ग्लव्स वगैरह में काफी इसका यूज करा जाता है। तो इसके कुछ एक समराइज जो थे एप्लीकेशन थे कि कहाँ कैटायनिक पॉलीमराइजेशन से क्या चीजें यूजफुल जो है, जिनका यूटिलिटी हो वो बनाई जाती हैं। तो अब हम देखेंगे इसके बाद मैकेनिज्म एनायनिक पॉलीमराइजेशन का। एनायन मतलब वो आयन जो एनोड की तरफ मूव करता है, दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इसमें जो चेन इनिशिएशन होता है वो न्यूक्लियोफाइल, नेचुरली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है उससे, या बेसिस, क्योंकि उनमें क्या चार्ज होगा, नेगेटिव, जैसे कि सोडियम अमाइड NH2 नेगेटिव, ब्यूटाइल लिथियम ब्यूटाइल नेगेटिव, या हाइड्रोक्साइड, इनसे इसमें चेन इनिशिएशन होगा। ये सारे के सारे क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, न्यूक्लियोफाइल्स हैं, बेसिस हैं। तो यहां दिखाया है, देखिए, अब आप समझ गए होंगे कि किस टाइप में कहाँ होगा एनायनिक पॉलीमराइजेशन। नेचुरली जैसे जहां कैटायनिक हुआ था वहां वो कैटायन जो स्टेबलाइज हुआ था टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप से हुआ था, स्टेबलाइजेशन भी चाहिए जो बनेगा हमारा इंटरमीडिएट कहना चाहिए, या जो आगे इनिशिएट करेगा चेन को, फिर प्रोपगेट करेगा, तभी तो करेगा। अगर वो बिल्कुल ही उसका कोई वजूद ही नहीं हो, वो उसी समय बनते ही खत्म हो जाए, तो हाउ कैन द रिएक्शन मूव फॉरवर्ड? सो it has to be stable in some or the other respect. And how is it stabilized? किस तरह के ग्रुप से? जो हमारे लगे होते हैं कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, वो होते हैं अगर प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले या हाइपर कॉन्जुगेशन वाले ग्रुप लगे हो, जैसे कि टर्शियरी ब्यूटाइल में, और यहाँ ये स्टेबलाइज होगा, यानी कि ब्यूटाइल लिथियम से ये बना, तो ये कैसे स्टेबलाइज होगा, -I। देखिए ब्यूटाइल लिथियम है, ब्यूटाइल नेगेटिव, ये नेगेटिव है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये यहां जुड़ गया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पे ऑटोमेटिकली इस कार्बन पे आ गया। अब ये स्टेबलाइज कैसे हुआ, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। चेन इनिशिएटर्स का मैंने शुरू में ही आपको महत्व बताया था कि इसी बेसिस पर हमारी मेथड डिसाइड होती है कि एनायनिक हो, कैटायनिक हो, या फ्री रेडिकल हो। तो स्टेबलाइज हुआ किस तरह, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो रेजोनेंस के द्वारा भी और -I इफेक्ट के द्वारा भी। तो जब हमारा बन गया इस तरह नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, यानी कि एक मोनोमर यूनिट, ये क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल, साइनाइड है ना, एक्राइलोनाइट्राइल है, तो इससे हमारा मोनोमर यूनिट से, ये मोनोमर है, तो चेन इनिशिएट हो गई, यानी कि चेन की बनने की शुरुआत हमारी हो चुकी है, जो हमारी चेन फॉर्म कर रही है बाय मीन्स ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग बेस और द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी चेन प्रोपगेशन। मतलब एक बार ये बन गई है नेगेटिवली चार्ज, ये हमारा इनिशिएशन हो गया, तो बहुत रिएक्टिव होगा, कार्बन आयन रिएक्टिव स्पीशी है, तुरंत एक और मोनोमर यूनिट के साथ, एक्राइलोनाइट्राइल के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसने अपना बॉन्ड बना लिया
यहां इधर इसके साथ, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया फिर से कार्बन के साथ। मतलब कहने का है कि एक एनायन से हमारा दूसरा रिएक्टिव एनायन जनरेट हो गया, कार्बेन आयन। कार्बन के ऊपर बना है तो कार्बेन आयन, तो ये कार्बेन आयन बन गया। और इस तरह ये रिएक्शन आगे को प्रोसीड करता रहेगा, मोनोमेरिक यूनिट्स ऐड करके, मोनोमर की यूनिट इसमें जुड़ती चली जाएंगी एक्रिलोनाइट्राइल की। हर बार ये डबल बॉन्ड खुलेगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो n यूनिट्स ऐसे जुड़ चुकी हैं। ब्यूटाइल है एट दिस एंड, जिसने इनिशिएट करा रिएक्शन, नेगेटिव था, नेगेटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफर हो गया, अब ये n यूनिट्स जुड़ गई, तो टर्मिनल ये कोने में नेगेटिव चार्ज कार्बेन आयन, वेरी रिएक्टिव स्पीशीज, इट हैज बीन फॉर्म्ड विथ n नंबर ऑफ सच यूनिट्स। Now the last step is that of chain termination, कि इस तरह बहुत यूनिट्स जब इसमें ऐड हो गई n यूनिट, ये कार्बेन आयन जो है इसका टर्मिनेशन कैसे हो, तो इसमें ऐड कर दें कोई पॉजिटिव, नेगेटिव है तो इसमें कोई भी पॉजिटिव स्पीशीज डाल दें, H पॉजिटिव X पॉजिटिव, तो उससे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि वो उसके ऊपर लग गई पॉजिटिवली चार्ज। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज H पॉजिटिव देन वी विल गेट CH2CN। इट वॉज प्रायर टू दिस CH2 CH नेगेटिव, कार्बेन आयन था, H पॉजिटिव लग गया, तो हमारी चेन, क्योंकि अब रिएक्टिविटी खत्म, तो चेन टर्मिनेट। तो क्या बन गया हमारा, जो बना है वो है ऑर्लोन। ऑर्लोन यानी कि जिसको पैन भी बोलते हैं, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। एंड एज वी ऑल नो, ऑर्लोन is very important considering the fact कि इसमें अटैक नहीं होता इंसेक्ट्स का, मॉथ्स का, मिल्ड्यू का, क्योंकि ये किस किस्म से ऐसे फाइबर्स बनाए जाते हैं, तो ये क्योंकि सिंथेटिक है, नेचुरल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इसका बल्क प्रोडक्शन हो सकता है, अनलाइक द नेचुरल फाइबर। नेचुरल तो हमारे जो वुल होते हैं, नेचुरल फाइबर कॉटन वगैरह, तो कैसे उनका रिप्लेसमेंट है, वुल बहुत गर्मी देता है, खासकर उसकी बात करी जाए तो ये भी अपने आप में बहुत गर्मी देता है, हीट देता है, क्योंकि ये कैसा होता है, इंसुलेटर की तरह, और क्योंकि सिंथेटिक है, इसका बल्क में प्रोडक्शन करें तो मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि नेचुरली आफ्टर ऑल पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो नेचुरल फाइबर्स कहाँ तक यूज होंगे, कितना उनका यूज हो सकता है, कितना उनका कल्टीवेशन हो सकता है, तो इसका यूज वही नहीं है। अब तो इसका यूज क्लोथ्स के अलावा टाउल्स में, कर्टन्स में, फर्निशिंग कहना चाहिए, कारपेट्स में, टेक्सटाइल में, मिक्स टेक्सटाइल आते हैं कॉटन, और उसमें क्या मिला हुआ है, आपने देखा होगा कई ऐसे कॉटन टेक्सटाइल है उसमें लिखा होता है कि प्रेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कॉटन के साथ साथ कुछ ये भी मिले होते हैं रेशे, किसके, सिंथेटिक फाइबर मिला होता है, तो दे आर क्रीज रेजिस्टेंस, उसमें मतलब उसमें कहना चाहिए आपको आयरनिंग की जरूरत नहीं होती है, और बहुत टिकाऊ भी होते हैं, तो इसलिए ऑर्लोन का जो है फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन ले आया है ये पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बनने से। ऑन द होल वैसे तो प्लास्टिक पॉलीमर्स देमसेल्व्स आर अ बिग रेवोल्यूशन, क्योंकि इन्होंने जो है जिंदगी आसान बना दी है, कंफर्टेबल बना दी है। इतने सारे किस्म के पॉलीमर्स होते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले, उनमें से एक ये है ऑर्लोन, क्योंकि देखिए एक मेन जरूरत है ना, क्लोथिंग, रोटी कपड़ा और मकान कहते हैं, तो उसमें जो कपड़ों की जरूरत है वो सारी पूरी करती है। अब तो हर किस्म के जो कपड़े आते हैं, क्योंकि गर्माहट देता है तो वहां यूज होते हैं, कई किस्म की क्लोथिंग में, फर्निशिंग में, सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर polyacrylonitrile or PAN, which is produced by means of this anionic polymerization, and there are many industrial units in India जो ये यूज कर रही हैं, और उससे थ्रेड से लेकर के बहुत किस्म के जो है प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं आम जन के लिए, फॉर द जनरल सोसाइटी एट लार्ज. So this is all for today.